नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में ये जो है वीडियो वो पार्ट 2 है आर्टिकल 19 का। पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जाके देख लीजिए अगर नहीं देखा हो आपने तो। उसमें हमने फ्रीडम ऑफ प्रेस ही डिस्कस किया अभी तक। इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं हम लोग फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच, उसके साथ शुरू कर रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच, उसका सबसे पहला केस है हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बेसिकली बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच नहीं आएगा, ऐसा बोला। लेकिन इसके अगर मैं फैक्ट्स आपको बताऊं तो इसके फैक्ट्स हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो है एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट निकाला। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट निकाला। उसमें वो जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं उनका एडवर्टीजमेंट होने से रोकती है। वो सेक्शन 3, इसका जो सेक्शन 3 है वो कुछ एडवर्टीजमेंट होने से रोकता है इस एक्ट का, कुछ ड्रग्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या। जो हमदर्द दवाखाना था वो ऐसे प्रोडक्ट बेचता था तो एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ेगी उन ड्रग्स की जो कि इसमें प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि इसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड किस तरीके से लिया। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा बोला कि भाई साहब, आप अगर कोई भी एक्ट बनता है तो सबसे पहले आप लेजिस्लेचर की भावना देखो, आप कि किस भावना से लेजिस्लेचर ने ये एक्ट बनाया है। अब अगर हम इसी एक्ट की बात करें तो लेजिस्लेचर की ये भावना है कि यार कुछ ऐसे ड्रग्स बंद करवाओ, आप कुछ ऐसे ड्रग्स बंद हो जिनसे नुकसान होता है पीपल को। ठीक है, तो जो हमदर्द दवाखाना है वो भी तो ऐसे ही ड्रग्स बेचता है और बेचने के लिए उसको कमर्शियल स्पीच करनी पड़ती है, मतलब एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो इसीलिए कमर्शियल स्पीच उन्होंने बंद करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कमर्शियल स्पीच इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और उसने एक और साथ में एक और चीज़ बोली कि यार अगर सिर्फ एडवर्टीजमेंट होता तो मैं मना नहीं करता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मैं नहीं बोल रहा। अगर सिर्फ एडवर्टीजमेंट होता तो मैं मना नहीं करता, क्योंकि अगर एडवर्टीजमेंट होता है तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि लिटरेचर का प्रोपोगेशन फैलती हैं कई सारी चीज़ें, जैसे कि आइडियाज़ सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल या लिटरेचर या ह्यूमन थॉट्स फैलते हैं एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, लेकिन कमर्शियल एडवर्टीजमेंट जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट की बातें होती हैं, प्रोडक्ट को बढ़ाना। मतलब मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड बताता हूँ, एफिकेसी, वैल्यू और इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टेन गुड्स, इसको बढ़ाने की बात करते हैं बस कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में। इसके लिए मैं कमर्शियल एडवर्टीजमेंट को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। आप समझ रहे हो, मतलब कुल मिला के बहुत ऐसी बात है कि एक ऐसा एक्ट निकला, ड्रग एक्ट निकला, जिसमें कुछ ड्रग्स को प्रोहिबिटेड कर दिया। सेक्शन 3 एडवर्टीजमेंट से मना करता है उन चीज़ों का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार आप भावना समझो लेजिस्लेचर की कि उन्होंने बनाया क्यों है ये एक्ट। ठीक है, तो कमर्शियल स्पीच जो एडवर्टीजमेंट था वो उस एक्ट में ही मना करके रखा था। ठीक है, तो और उसने ये सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कर दिया कि नहीं, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला केस हम लोग डिस्कस करते हैं। अब अगला केस है हमारा टाटा प्रेस वर्सेस MTNL। अब इस केस में क्या हुआ था, MTNL मतलब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसको BSNL ने खरीद लिया था, एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी जो कि बेसिकली टेलीफोन डायरेक्टरी निकालती थी। एक ऐसी बुक जिसमें टेलीफोन नंबर्स मेंशन थे वो निकालती थी। अब टेलीफोन डायरेक्टरी में 2 पेजेस थे, एक तो वाइट पेज, एक येलो पेज। वाइट पेजेस में सिर्फ नंबर लिखे रहते थे, येलो पेजेस में एड्स थे, पेड एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, अब मुद्दा क्या हुआ कि टेलीग्राफ एक्ट 1957 एक एक्ट था जिसमें जो 457 और 458 जो रूल है वो MTNL को एक्सक्लूसिव राइट देता था कि सिर्फ आप ही MTNL, सिर्फ आप ही टेलीफोन डायरेक्टरी निकालोगे और कोई नहीं निकाल सकता। किसी को निकालनी होगी तो आपसे परमिशन लेगा। ठीक है, अब यहीं बीच में टाटा प्रेस ने टाटा येलो पेजेस नाम से एक कंज्यूमर गाइड निकाल दी। उन्होंने कंज्यूमर गाइड निकाली है, उन्होंने कंज्यूमर गाइड अब निकाल रहा है जो कि एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन देता था, कंज्यूमर गाइड निकालता था, मतलब कंज्यूमर गाइड उन्होंने निकाला। अब कंज्यूमर गाइड के साथ साथ ऊपर नंबर भी लिखे रहते थे
ठीक है, कंज्यूमर गाइड उन्होंने निकाली तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर उसका नंबर लिखा रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो MTNL ने बोला कि यार एक्सक्लूसिव राइट तो सिर्फ हमारे पास है, अब आप कैसे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो उन्होंने बंद करवा दिया, ये जो टाटा येलो पेजेस थे उन्होंने बंद करवा दिया। अब टाटा जो प्रेस है वो गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा बात बोली कि मैंने माना कि हमदर्द दवाखाना ने कमर्शियल स्पीच को नहीं माना, मतलब कि कमर्शियल स्पीच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a विच इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमदर्द दवाखाना ने नहीं माना, तो शुरुआत से शुरू करते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो देखो भाई साहब, MTNL से बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो भाई साहब, आपकी जो बात हो रही है वो बात हो रही थी टेलीफोन डायरेक्टरी की। ये टेलीफोन डायरेक्टरी है क्या? नहीं ना, ये तो कंज्यूमर गाइड है। तो जो 457, 458 जो रूल है वो इस पे तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। और चलो अप्लाई भी कर लेते हैं, अप्लाई भी चलो मान लो कर लेते हैं, तो जो सबसे पहला जो अप्लाई भी कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो कमर्शियल स्पीच, जो ये सब सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है, मैं नहीं बात कर रहा। तो देखते हैं कि कमर्शियल स्पीच जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो मान के चलो कि एक आदमी है, जैसे कि मान लो मैं ही हूँ। अब मैंने एक ऐसी दवाई बनाई जो कि बहुत सारे लोगों का इलाज कर सकती है। ठीक है, ऐसी बीमारी है बहुत सारी, कुछ एक लोगों को जो कि मेरी दवाई इलाज कर सकती है। अब अगर मैं एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूँ तो लोगों को नुकसान है, मुझको तो नुकसान है ही, मनी के रूप में मुझको तो नुकसान है ही, लेकिन बाकी लोगों को भी तो नुकसान है, क्योंकि अगर मैं एडवर्टीजमेंट करता तो लोगों को पता तो चलता मेरी दवाई के बारे में। समझ रहे हो? तो एडवर्टीजमेंट से, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट से लोगों को भी फायदा होता है। समझ रहे हो? कमर्शियल एडवर्टीजमेंट अगर कोई आदमी करता है, मतलब कि मॉनेटरी रूप से भी उसको फायदा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका प्रोडक्ट पहुंच सकता है। समझ रहे हो? तो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भले ही हमदर्द दवाखाना ने ऐसा बोला, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो एक पार्ट है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब MTNL जो है उसने बंद कर दिया। MTNL बोल रहा है कि आप भी इसको, जो टाटा प्रेस ने जो टाटा येलो पेजेस निकाले हैं, आप उसको बैन कर दो। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि मैं क्यों बैन कर दूं, मैं किस वजह से बैन कर दूं? आपके ये रूल्स के चक्कर में, ये जो आपका रूल है टेलीग्राफ एक्ट 1957, उस रूल के चक्कर में मैं बंद कर दूं? मैं क्यों कर दूं? क्योंकि जो बैन करने का, रिस्ट्रिक्शन लगाने का राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, मतलब कि सबसे पहले तो कमर्शियल स्पीच को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मान लिया। ठीक है, अब मान लिया तो इसको रिस्ट्रिक्ट करने का राइट तो सिर्फ 19(2) के अंडर है। अब 19(2) के अंडर है, लेकिन आप तो रेस्ट्रिक्ट ये टेलीग्राफ एक्ट के अंडर कर रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल है यार? 19(2) के अंडर रेस्ट्रिक्ट होगा, इसके अंदर रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा। इसीलिए जो टाटा येलो पेजेस थे, जो कि पेड एडवर्टीजमेंट को कंटेन करते थे, पेड एडवर्टीजमेंट्स थे जिस टाटा येलो पेजेस में, उसको उन्होंने वैलिड कर दिया। जो उन्होंने बैन लगवाया था MTNL ने, उसको हटा दिया और बोला कि आप खुल्लम खुल्ला आप अब टाटा येलो पेजेस निकालो, कंज्यूमर गाइड निकालो आप। तो ये बोला गया था टाटा प्रेस वर्सेस MTNL में। अब अगला राइट, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आता है, वो है राइट टू ब्रॉडकास्ट। राइट टू ब्रॉडकास्ट। अब राइट टू ब्रॉडकास्ट का जो एक इम्पॉर्टेंट केस है वो है ओडिसे कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस लोक विदायन संगठन। ठीक है, ये केस है। अब इस केस में क्या हुआ था कि एक दूरदर्शन पे एक चैनल आता था होनी अनहोनी के नाम से। ये दूरदर्शन पे एक चैनल आता था होनी अनहोनी के नाम से। अब पिटिशनर ने केस किया, पिटीशन फाइल करी कि यार ये जो सीरियल आता है दूरदर्शन पे, ये मतलब आप ये मान के चलो कि ये सुपरस्टिशन फैला रहा है और ब्लाइंड फेथ फैला रहा है सिटीजन्स के बीच में।
सुपरस्टिशन और ब्लाइंड फेथ फैला रहा है, तो आप प्लीज़ इसको यार बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट से बोलता है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले तो ये बोलती है कि देखो भाई साहब, जो राइट टू ब्रॉडकास्ट है ना, ये एक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, और हर एक आदमी को ये राइट है कि वो स्टेट के चैनल में अपनी फिल्म को एग्जिबिट कर सकता है। दूरदर्शन एक स्टेट चैनल है। अब जो आदमी है, जो भी इसको कर रहा है, उसके पास ये राइट है कि वो अपनी जो फिल्म है वो ब्रॉडकास्ट कर सकता है। अब बात आई कि आप बोल रहे हो कि ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशन फैला रहा है, मतलब कि कुछ नुकसान हो रहा है, तो नुकसान बताओ आप, क्या नुकसान हो रहा है, किस तरीके से नुकसान हो रहा है। सिर्फ आपके ऐसे बोलने से थोड़ी कि आप बोलोगे कि बम धमाका हो रहा है और कुछ तो प्रूफ दो कि कैसे हो रहा है। मतलब बम धमाका हुआ है तो कहीं धुआं दिखना चाहिए, कुछ होना चाहिए, आप बोलोगे ऐसे थोड़ी मान लूँगा मैं। तो जो लोग थे जिन्होंने बोला था कि बैन करवा दो, वो प्रूफ नहीं कर पाए कि किस तरीके से नुकसान हो रहा है, किस तरीके से हार्म हो रहा है, ठीक। और तो फिर ये जो होनी अनहोनी जो सीरियल था उसको कंटिन्यू करवा दिया। अगला राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आता है, वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसका एक केस है, केस से समझते हैं हम इसको, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ था कि जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया, एक पिटीशन फाइल करी, रेट पिटीशन फाइल करी उन्होंने ये बोला कि जो कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन इलेक्शन में अपना नाम दर्ज करवाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी बनती है कि वो जो सिटीजन्स हैं उनको इन्फॉर्म करें, वो कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपना नाम भरवाया है, इलेक्शन कंटेस्ट जो कर रहे हैं जो कैंडिडेट्स, वो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दें। अब आप भी जानते होंगे कि आपको आज की डेट में जो भी आपकी, जैसे मान के चलो आप मुंबई में रहते हो या कहीं पर भी रहते हो, इलेक्शन कमीशन एक आपको बताता है कि यार ये कैंडिडेट है, उसके खिलाफ ये केस चल रहा है या ये केस चल रहा है। तो जो ये रिफॉर्म्स हैं, जो ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, मतलब जो पिटिशनर था हाई कोर्ट में, उसने ऐसा ही बोला कि यार हमारे पास ये राइट है कि हमको कम से कम पता तो चले लोगों के बारे में कि कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ, बात तो सही है आपकी। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसको जो भी कैंडिडेट है उसके बारे में, उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, उसका ऑफिस इंक्लूडिंग एसेट्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा, ऐसा हाई कोर्ट ने बोला। अब जो हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ फेवर सुना दिया। अब यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर ही नहीं है, और हम क्यों बताएं लोगों को, मतलब लोगों के मतलब की बात ही नहीं है ये, तो मैं क्यों लोगों को इन्फॉर्म करना है इस बारे में, ऐसा यूनियन ऑफ इंडिया ने बोला। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि भैया जो पीपल है ना, उनके पास राइट है जानने का, राइट टू इन्फॉर्म होने का उनके पास राइट है। हर एक पब्लिक ऑफिसर, हर एक पब्लिक ऑफिशियल के बारे में जानने का उनके पास राइट है, और ये राइट उनको 19(1)(a) के अंडर प्रोवाइडेड है। तो जो हाई कोर्ट का डिसीजन था बिल्कुल सही था, आपको यहाँ से कोई कुछ नहीं मिलेगा, आप जाओ वापस, और इस केस में ऐसा बोला गया था। अब अगला जो राइट है वो है राइट टू क्रिटिसाइज। इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि एस रंगाराजन वर्सेस पी जगजीवन राम। इस केस में क्या हुआ था, एक पिक्चर बनी थी, ओरे ओरू ग्रमेथाइल, एक पिक्चर बनी थी। इस पिक्चर का जो बेसिक थीम थी ना, वो थीम ये थी कि रिजर्वेशन जो आप देते हो, गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है कि गवर्नमेंट जो रिजर्वेशन देती है वो कास्ट सिस्टम के बेसिस पर नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन, वो मिलना चाहिए इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पर, ठीक है। जात पात के नाम पर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पर मिलना चाहिए। ये थीम थी पिक्चर की, ये थीम थी, मतलब इस बारे में पूरी पिक्चर थी। अब हुआ क्या कि जो प्रोड्यूसर है उसको अब हर एक पिक्चर के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एग्जीबिशन सर्टिफिकेट। अब आपने देखा होगा कि हर एक पिक्चर शुरू होने से पहले वो सर्टिफिकेट आता है UAA,
सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ ये है क्या। अगर किसी पिक्चर को यूएस सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब कि उस पिक्चर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी एज ग्रुप के आदमी को वो पिक्चर दिखा सकते हैं यूए। अगर कोई पिक्चर को यू सर्टिफिकेट मिला है, मतलब कि आप किसी को भी दिखा सकते हो, लेकिन जो भी बच्चे 12 साल के नीचे के हैं उनको गार्डियन के साथ ही वो पिक्चर देखनी पड़ेगी, ठीक है। और जो ए सर्टिफिकेट जिन भी पिक्चरों को मिलता है, उसका मतलब होता है कि सिर्फ एडल्ट के लिए है वो पिक्चर, और किसी के लिए सिर्फ एडल्ट तक रिस्ट्रिक्टेड है वो पिक्चर। तो ये तो हो गया सर्टिफिकेट क्या होता है। अब प्रोड्यूसर को एक एग्जीबिशन सर्टिफिकेट चाहिए था भैया अपनी पिक्चर दिखाने के लिए, तो उन्होंने जो कमिटी होती है, जो पिक्चर की कमिटी जो होती है, पिक्चर की कमिटी का नाम क्या होता है, वो एग्जामिनिंग कमिटी, ठीक है। कमिटी जो होती है, जो पिक्चर की कमिटी जो होती है, उनके पास ले गए सर्टिफिकेट, क्योंकि वही देते हैं। तो उन्होंने पिक्चर देखी, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले तो रिजेक्ट कर दी कि नहीं दे रहे हम इसको जो है सर्टिफिकेट हम इसको नहीं दे रहे। तो प्रोड्यूसर ने दूसरी बार अप्लाई किया कि आप देखो तो सही, दूसरी बार अप्लाई किया उन्होंने प्रोड्यूसर ने। तो दूसरी बार एक 9 मेंबर्स की रिवाइजिंग कमेटी, 9 मेंबर की एक रिवाइजिंग कमेटी बैठी, उन्होंने देखा तो 8 लोगों ने बोला कि नहीं इस पिक्चर को तो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, एग्जीबिशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। सिर्फ एक आदमी था, उसने ऐसा बोला कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये देखते हुए जो चेयरमैन थे सेंसर बोर्ड के, उन्होंने कुछ सीन्स काट दिए पिक्चर के और उस पिक्चर को यू सर्टिफिकेट दे के एग्जीबिशन सर्टिफिकेट दे दिया। मतलब यू सर्टिफिकेट उस पिक्चर को उन्होंने दे दिया कि जाओ दिखाओ। उस पिक्चर को नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पिक्चर का ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया कि क्या बोल के कि नहीं यार, ये मतलब कि आप ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसी को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने उसको बंद कर दिया, उसको बैन कर दिया, उस मूवी को ब्रॉडकास्ट होने से बैन कर दिया। अब ये जो मुद्दा गया वो गया सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया पिक्चर का ब्रॉडकास्ट बंद करने का राइट तो मेरे पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके पास ये राइट था, जो रिवाइजिंग कमेटी थी, उनका ये काम है कि वो पिक्चर को सर्टिफिकेट दे या ना दे। जब उन्होंने परमिशन दे दी तो मैं किस ऐसा कौन सा प्रोविज़न है कि मैं बंद कर दूं। अब आप बोल रहे हो कि क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, ठीक है, भले ही बंद कमरे में, भले ही ओपनली, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी और ऑर्डर्स का क्रिटिसाइज करना एक राइट है जो कि 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में डिफाइंड है। अब इस पिक्चर को बैन करना, ऐसा कोई प्रोविज़न में मेरे पास राइट ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि जो रिवाइजिंग कमेटी है, जो कमेटी है जिसका ये काम है, उसने परमिशन दे दी, तो मैं किस बिहाफ पर? आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्रिटिसाइज़ किया, उस बिहाफ पर तो नहीं। क्रिटिसाइज़ करना तो फंडामेंटल राइट है, उस बिहाफ पर तो मैं कर ही नहीं सकता। और बता, और कुछ था ही नहीं उनके पास। तो पिक्चर पे जो बैन हटा था वो हटा दिया, जो बैन था वो हटा दिया, पिक्चर को परमिशन मिल गई, करो ब्रॉडकास्ट, जाओ। तो ये था। तो मतलब राइट टू क्रिटिसाइज एक पार्ट बन चुका था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस केस के अकॉर्डिंग। अगला राइट हमको मिला हुआ है राइट टू एक्सप्रेशन बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। उसका केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ये जो राइट जो होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसका नेशनल बाउंड्री से कोई मतलब नहीं है। वो एक्सटेंड हो सकता है, किसी भी बाउंड्री तक एक्सटेंड हो सकता है वो, मतलब नेशनल बाउंड्री तक ही वो बाउंड नहीं है, ऐसा इन्होंने इस केस में बोल दिया था। अब अगला जो राइट आता है वो इम्पॉर्टेंट राइट है, और शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि ये राइट भी आएगा आपके पास। लेकिन 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर एक और राइट आता है, राइट टू रिमेन साइलेंट, और या फिर राइट नॉट टू स्पीक, कि आप चुप रहो, ये भी आपका राइट है। अब एक केस था बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में क्या हुआ था, केरला में एक स्कूल था
अब उस स्कूल में 3 बच्चे थे जो कि नेशनल एंथम नहीं गा रहे थे, ठीक है, नेशनल एंथम नहीं गा रहे थे, लेकिन वो खड़े हुए थे नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट में। वो लोग खड़े, वो बच्चे खड़े, स्टूडेंट्स खड़े तो थे लेकिन बस गाना नहीं गा रहे थे वो। इस चक्कर में उन 3 बच्चों को एक्सपेल कर दिया, स्कूल से निकाल दिया, ठीक है। पहले मुद्दा हाई कोर्ट के पास गया तो हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको नेशनल एंथम तो गाना ही पड़ेगा। फिर मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि भाई साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड्स राइट नॉट टू स्पीक और राइट टू रिमेन साइलेंट। इट इंक्लूड्स राइट टू रिमेन साइलेंट। Okay, so if those students are not singing, so it is under their right to not to speak. ये उनके पास राइट है कि वो नहीं बोलें, ये उनका फंडामेंटल राइट है विच कम्स अंडर 19(1)(a विच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, Supreme Court also said that the student did not commit any crime under the Prevention of Insult to National Honor Act 1971. They did not commit any crime under that act. So how can you expel the students? How can you expel the students? So Supreme Court struck down the order of school as invalid, struck down the order of school, and Supreme Court confirmed, Supreme Court said that the right not to speak will include under the right to freedom of speech and expression. अब बात करते हैं हम लोग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की, कि हर एक सब क्लॉज 19(1)(a) B C D E F G H जो जितने भी सब क्लॉज हैं वो उन सब का कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो अब रिस्ट्रिक्शन है क्या, होता क्या है रिस्ट्रिक्शन? वैसे तो आपको मालूम है रिस्ट्रिक्शन होता क्या है, लेकिन किस टाइप के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उनके ऊपर। तो रिस्ट्रिक्शंस आप सुन लीजिए कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहला, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया और डिफेमेशन, ठीक है। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिन पर जो स्टेट है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 2-3 केस बचे हुए हैं इसके अंदर, वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। उसका इम्पॉर्टेंट केस है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो PUCL है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, उन्होंने आर्टिकल 32 के अंडर एक रिट पिटीशन फाइल करी। किस एक्ट के खिलाफ? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 को चैलेंज किया गया। अब इस सेक्शन में बोलता क्या है, टेलीफोन टैपिंग के बारे में बात करता है ये सेक्शन, की टैप किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये सेक्शन ये भी बोलता है, सेक्शन 5 ये भी बोलता है कि पब्लिक इमरजेंसी में और पब्लिक सेफ्टी के लिए टेलीफोन टैपिंग गवर्नमेंट को अलाउड है, ठीक है। तो ऐसा बोलता है। तो ये इसी चक्कर में कि टेलीफोन टैपिंग तो बोलता है वायलेट करता है 91A को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता है ये। तो आप इसको टेलीफोन टैपिंग कैसे अलाउड कर सकते हो? तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 तो बोले वायलेटिव है, ये इनवैलिड करो इसको। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अकरेंस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी और इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, इन दो चीज़ों में, अकरेंस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के अंडर गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो टेलीफोन टैप कर सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने साथ साथ ये भी बोला टेलीफोन टैपिंग, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टेलीफोन टैपिंग मैं मानता हूँ कि इनवैलिड है, मतलब कि 19(1)(a) का वायलेटिव है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंडर आएगा। कब? अगर ये दो चीज़ें हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंडर आएगा कोई भी
अगर ये दो चीज़ें उसमें हैं, अकरेंस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी और इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, अगर ये दो चीज़ें हैं तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंडर आएगा। ये ग्राउंड इट विल बिकम अ ग्राउंड फॉर पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर, इट विल पब्लिक सेफ्टी सॉरी, it will become a ground. Second one is friendly relation with foreign state. This was added by the First Amendment Act 1951. We all know what is friendly relation with foreign state, we all know that. Third one is public order. So public order was added by First Amendment Act 1951. Its important case इस किशोरी मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब इस केस में क्या हुआ था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो था उसने एक आदमी को सेक्शन 3 के अंडर, जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 जो है, उसके सेक्शन 3 के अंडर डिटेन करके रखा था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने डिटेन करके रखा था। क्यों? क्योंकि ये जो आदमी था उसने एक मीटिंग में, मतलब उसने एक दिन मीटिंग बुलाई और उसने बोला कि फलान आदमी को, XYZ आदमी को हम मार देंगे, ठीक है। तो इस चक्कर में उन्होंने ये सेक्शन 3 के अंडर इनको, इस आदमी को डिटेन करके रखा, ठीक है। तो अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये बोलता है कि यार पब्लिक सेफ्टी, क्योंकि सेक्शन 3 जो है उसमें लिखा है कि पब्लिक सेफ्टी के लिए आप डिटेन कर सकते हो किसी भी आदमी को। पब्लिक सेफ्टी मतलब पब्लिक ऑर्डर के लिए, आप पब्लिक ऑर्डर के लिए आप किसी भी आदमी को डिटेन कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये बोला कि यार पब्लिक ऑर्डर अलग चीज़ हो गई, लेकिन वो पब्लिक ऑर्डर को थोड़ी कुछ हार्म कर रहा था, वो तो किसी एक आदमी को मारने की बात कर रहा था। तो एक आदमी पब्लिक कैसे हो जाएगी यार? पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली बात हो गई। फिर तो यार वो ये बम धमाके की बात कर रहा है, या ये कर रहा है या वो कर रहा है, ऐसा तो कुछ कर नहीं रहा, एक आदमी को मारने की बात कर रहा है। भले ही मैं मानता हूँ कि ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर दोनों अलग चीज़ें हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर दोनों अलग चीज़ें, इनको आप मिक्स मत करो। चौथा ग्राउंड है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का, डिसेंसी एंड मोरालिटी। डिसेंसी एंड मोरालिटी, अब इस एक केस है इसका, रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट एक आदमी को कन्विक्ट किया था, 292 आईपीसी के अंडर एक आदमी को कन्विक्ट किया था। वो ये 292 यही बात करता है कि कोई भी आदमी एक ऐसी बुक खरीदता, बेचता है या रखता है जो कि इनडिसेंट है या जो भी है, उसको पनिश किया जाएगा। तो एक आदमी था, वो एक किताब बेच रहा था, रख रहा था। एक किताब थी लेडी चैटरलीज लवर। अगर आप इसको हिंदी में बोलो तो लेडी चैटरली का प्रेमी, ये हिंदी वर्जन है बुक का। तो ये बेच रहा था, अब उसको कन्विक्ट कर दिया। अब आदमी बोलता है कि यार मेरा राइट है, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, और 19(1) की मेरा राइट है, राइट टू ट्रेड है ना, आर्टिकल 19 के अंडर मुझको ये राइट मिला है। तो ये जो आर्टिकल 19 के अंडर आपको ये जो राइट मिला है, उसका ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, डिसेंसी एंड मोरालिटी। अगला ग्राउंड है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो कि 16th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। 1963 का अमेंडमेंट एक्ट था 16th, उससे जोड़ा गया था सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। उसके बाद आता है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ठीक है, वो फर्स्ट अमेंडमेंट से ही जोड़ दिया था 1951 के एक्ट के। उसके बाद है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और अगला डिफेमेशन, ठीक है। ये सारे ग्राउंड्स हैं जिस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं हमारे आर्टिकल 19(1) के राइट्स के ऊपर, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो ये था पूरा आर्टिकल 19, आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।